आज का टॉपिक है दुर्खिम की आत्महत्या का सिद्धांत। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आत्महत्या, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दी सुसाइड है, दुर्खिम की तीसरी प्रमुख कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1897 में हुआ। यानी दुर्खिम ने तीसरी पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1897 में हुआ था, में आत्महत्या का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह पद्धति शास्त्रीय प्रयोगों की स्थापना और प्रमाणिकता की दृष्टि से उनकी प्रथम रचना मानी जा सकती है। दुर्खिम ने आत्महत्या को सामूहिक समस्या मानकर उस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया है। अब तक आत्महत्या को एक व्यक्तिगत समस्या ही माना जाता रहा है, किंतु दुर्खिम ने समाज को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना है। आपके ली सुसाइड नामक ग्रंथ पर टिप्पणी करते हुए रेमंड एरन लिखते हैं कि आत्महत्या का अध्ययन आधुनिक समाजों के व्याधिकीय पक्ष तथा व्यक्ति और सामूहिकता के संबंध को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रकाशित करने वाली घटना दोनों की व्याख्या करता है। दुर्खिम के अनुसार समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती हैं। यह सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से उत्पन्न होती है। आत्महत्या व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन का दुखद अध्याय है। व्याधिकीय दशाओं के लिए भी सामाजिक परिस्थितियां ही उत्तरदायी होती हैं। समाज ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है। वही व्यक्ति को नैतिक आधार पर संयमित और अनुशासित करती है। जब समाज की शक्ति एवं नियंत्रण व्यक्ति पर शिथिल हो जाता है तो आत्महत्या की दर प्रभावित होती है। दुर्खिम कहता है कि पूर्ण रूप से गोपनीय और व्यक्तिगत क्रियाओं में भी सामूहिक वास्तविकता व्यक्ति को प्रभावित करती है। रेमंड एरन कहता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए पर्याप्त एकांकी और हताश होता है तो भी दुर्खिम के अनुसार समाज ही इस दुखी मनुष्य की चेतना में उपस्थित रहता है। ये समाज ही है जो व्यक्तिक इतिहास से अधिक इस एकांकी क्रिया को संचालित करता है। इस कथन के अनुसार समाज एवं सामाजिक शक्तियाँ ही आत्महत्या जैसी क्रियाएं जिन्हें अब तक व्यक्तिगत क्रिया समझा जाता रहा के लिए उत्तरदायी है। आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच दरार की सूचक है। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसका कारण सामाजिक दबाव है। चूँकि आत्महत्या की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में निहित है, अतः इसका उपचार भी समाज में ही मौजूद है। दुर्खिम का ग्रंथ आत्महत्या 3 भागों में विभाजित है। प्रस्तावना वाले अध्याय में आपने आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है तथा इसकी व्यक्तिक तथा सामाजिक प्रकृति में भेद किया है। आत्महत्या की दर का उल्लेख करने के दौरान आपने यह स्पष्ट किया है कि यह एक सामाजिक घटना है जो व्यक्तिगत नियंत्रण और इच्छा की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। ग्रंथ के प्रथम भाग में दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख कर उनकी कटु आलोचना करते हुए उनकी अनुपयुक्तता सिद्ध की है। इस भाग के प्रथम अध्याय में मनोविकृतियों, द्वितीय अध्याय में प्रजाति तथा पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं और तृतीय अध्याय में प्राकृतिक परिस्थितियों तथा चतुर्थ अध्याय में अनुकरण के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचना की है। तो दुर्खिम ने पागलपन, मद्यपान तथा अन्य मनोविकारों और प्राकृतिक पर्यावरणों का आत्महत्या के साथ संबंध इस रूप में स्वीकार किया है कि ये सभी सामाजिक कारकों की शक्ति से निश्चित होते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या ग्रंथ के दूसरे भाग में आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। आपने इसी भाग में आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों अहमवादी, परार्थवादी एवं आदर्शहीन आत्महत्या का उल्लेख किया है। आत्महत्या के ये 3 प्रकार भिन्न प्रकार के सामाजिक कारकों से संबंधित है। दूसरे भाग में 6 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में सामाजिक कारकों को द्वारा प्रेरित 3 प्रकार की आत्महत्याओं का और 6ठे अध्याय में आत्महत्या के 3 प्रकार के व्यक्तिक स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। ग्रंथ के तीसरे भाग में 3 अध्याय हैं। इस भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया बताने वाले सिद्धांतों की आलोचना की गई है। अंतिम अध्याय में कुछ व्यवहारिक परिणामों और समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार से आत्महत्या दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं में से
एक है जिसमें आपने आत्महत्या की सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत कर व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन की श्रेष्ठता को ठोस आधार प्रदान किया है। दुर्खिम ने इसके अध्ययन में समाजशास्त्रीय पद्धति, प्रत्यक्षवाद, अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इसमें सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत किए गए हैं। दुर्खिम की इस रचना का महत्व बताते हुए ब्रिस्टिड लिखते हैं कि यह समाजशास्त्रीय अनुसंधान की महानतम कृतियों में से एक प्रथम कृति है। समाजशास्त्र में अनुसंधान का इतिहास वास्तव में इस पुस्तक से प्रारंभ होता है और यद्यपि इसके प्रकाशन के पश्चात 70 वर्षों में इसके निष्कर्षों में परिष्कार किया गया है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। दुर्खिम ही पहला व्यक्ति था जिसने आत्महत्या को मापने के लिए सांख्यिकीय पद्धति को अपनाया। आत्महत्या के अध्ययन में दुर्खिम ने ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आत्महत्या की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ सुसाइड। तो आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वालों की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम यानी मृत्यु को वह जानता है। आत्महत्या की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या माना जाएगा जो मरने वाले की स्वयं की क्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। मृत्यु उसी की क्रिया का परिणाम है। दुर्खिम की इस परिभाषा का संबंध केवल मनुष्य से है, पशुओं से नहीं। इस परिभाषा से आत्महत्या की जो विशेषताएं प्रकट होती हैं उनमें प्रमुख है, जैसे कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती हैं। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है, आत्मघात करता है और मृत्यु उसी क्रिया का परिणाम है। यह क्रिया सकारात्मक और नकारात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही हो सकती है। सकारात्मक क्रिया से तात्पर्य उन कार्यों से हैं जो स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं को गोली मार देना अथवा छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ना दोनों ही आत्महत्या की सकारात्मक एवं प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं। दूसरा पक्ष नकारात्मक या अप्रत्यक्ष है। इसमें व्यक्ति भोजन एवं जल ग्रहण करना बंद कर देते हैं, जीवन का पोषण नहीं हो पाता है, या मकान में आग लग रही है और व्यक्ति उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहता। इस प्रकार की नकारात्मक एवं अप्रत्यक्ष गतिविधि भी व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में धकेल देती है। आत्महत्या की क्रिया और परिणाम में कार्य कारण का संबंध है और यह संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है आत्महत्या की, एक विशेषता यह भी है कि व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। अनजानी अथवा धोखे से मर जाना आत्महत्या नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति थोड़ा पानी समझकर तैरने के इरादे से तालाब में उतरता है, किंतु गहरे पानी होने से वह डूबकर मर जाता है, तो यह दुर्घटना है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या के लिए जानबूझकर मरने के इरादे से कोई कार्य करना आवश्यक है। दुर्खिम सैनिकों द्वारा दिए जाने वाले बलिदान अथवा अनशन के द्वारा मरने को भी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि दोनों में ही व्यक्ति ने जीवन को समाप्त करने का इरादा किया है। आत्महत्या की एक विशेषता यह भी है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। वह जानता है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है और अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी के बावजूद वह प्राणघातक क्रिया में लीन होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है, अर्थात इस अर्थ में यह एक व्यक्तिगत मामला है। किंतु दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रकट किया है। आत्महत्या की घटनाओं को वह किसी विशिष्ट समाज में एक निश्चित अवधि के अंदर एक समग्रता के रूप में देखता है। दुर्खिम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को प्रकट करने के लिए यूरोप के 11 देशों फ्रांस, इंग्लैंड, बल्गेरिया, डेनमार्क, सैक्सोनी आदि के आंकड़ों के आधार पर अपनी मत की पुष्टि की।
आपने विभिन्न देशों के विभिन्न वर्षों की आत्महत्याओं की घटनाओं की सारणी प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि प्रत्येक समाज में हर वर्ष आत्महत्याओं की संख्याओं में बहुत कम फेरबदल होता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या अनायास होने वाली घटना नहीं है, वरना यह समाज की दशाओं से संबंधित है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होते हैं जब संबंधित समाज की दशाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने अपनी परिभाषा में आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है तथा उसे एक सामूहिक तथ्य के रूप में समझने का प्रयास किया है। किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किंतु जब संपूर्ण समूह में होने वाली आत्महत्या की वार्षिक घटनाओं की स्थिर प्रकृति की व्याख्या की जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम ने आत्महत्या के नाम से जिस सामाजिक तथ्य की प्रकृति को समझाया है वह आत्महत्या की दर है, जो आत्महत्या की पृथक पृथक होने वाली घटनाओं से अलग अपने में पूर्ण स्वतंत्र एवं निश्चित संख्यात्मक घटना है। दुर्खिम ने अपने विश्लेषण में व्यक्तिगत आत्महत्याओं को प्रभावित करने वाली दशाओं के स्थान पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करने वाली सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया है। दुर्खिम इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत दशाएं या कारण भी विभिन्न व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी मानते हैं कि ये सारे समूह के भीतर आत्महत्या की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। थैंक यू।